गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्प्रेडिंग ह्यूमनिज्म, मतलब मानवतावाद फैलाने में विश्वविद्यालयों की भूमिका। इन यूरोप अर्लियर यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन इटालियन टाउन्स। यूरोप में जो सबसे पहले विश्वविद्यालय खोले गए या स्थापित किए गए वो इटली के शहरों में ही स्थापित किए गए थे। द यूनिवर्सिटीज़ पादुआ एंड बोलोनिया had been center of legal studies from 11th century। तो इटली के जो पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय थे यह 11वीं सदी से ही लीगल स्टडी यानी विधि शास्त्र या कानून शास्त्र के केंद्र थे। There was a growing demand for lawyers and notaries to write and interpret rules and written contracts as increasing trade and commerce depended over them। तो वहाँ पर इटली के इन शहरों में वकील और नोटरी की बहुत ज़्यादा मांग थी, ताकि ये नियम कानून और जो भी तैयार समझौते होते थे व्यापार वाणिज्य आदि से रिलेटेड, तो उनसे संबंधित जो भी नियम कानून होते थे उनकी व्याख्या करते थे और उन समझौतों को तैयार करते थे, इसीलिए इनकी ज़्यादा डिमांड होती थी। देयर वॉज ए चेंज इन एम्फोसाइज एंड लॉ बिकेम ए पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब समय के साथ विषयों के अध्ययन में भी जोरदार परिवर्तन देखने को मिला और जो कानून था वह एक महत्वपूर्ण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विषय बनकर सामने आता है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क रिप्रेजेंटेड दिस चेंज एंड स्ट्रेस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ ए डीप रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर। उसी तरह फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इस बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, मतलब उन्होंने इसकी शुरुआत की और साथ ही उन्होंने प्राचीन लेखकों की जो किताबें थी उनको गहन अध्ययन के महत्व पर जोर दिया। The educational program of that period was a means of study more which religious teaching alone could not give। अब ये शिक्षक प्रोग्राम या शिक्षा कार्यक्रम जो था उस समय का बहुत कुछ जानने का माध्यम था, जो कि केवल धार्मिक शिक्षण के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो सकती, या केवल धार्मिक शिक्षा से हम बहुत कुछ नहीं जान पाते अगर हमें इस परिवर्तन के हिसाब से विज्ञान कानून और दूसरी किताबों का अध्ययन नहीं करें तो हमें बहुत कुछ जानने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। The term humanist began to be applied in early 15th century for masters who could teach grammar, rhetoric, poetry, history and philosophy। यह शब्द जो है मानवतावाद, यह 15वीं सदी के शुरुआती दिनों में या शुरुआती वर्षों में प्रयोग किया जाने लगा। किनके लिए? मास्टर्स के लिए, टीचर्स या अध्यापकों के लिए, जो कि ग्रामर पढ़ा सकते थे, रिटोरिक मतलब अलंकार शास्त्र पढ़ा सकते थे, पोइट्री कविताएं पढ़ा सकते थे, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी इतिहास और दर्शन शास्त्र भी पढ़ा सकते थे। इन सब के लिए किया जाने लगा। These subjects had no connection with religion। इन विषयों का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं था। They were developed through discussions and debates of individuals। मतलब यह लोगों में आपसी वाद विवाद और चर्चाओं के द्वारा विकसित हुए थे। These ideas influenced other universities and also especially in newly established University of Florence, the hometown of पेट्रार्क। ठीक है, ऐसे विचारकों में विशेषकर जो विश्वविद्यालय थी जो नए स्थापित हुए थे, जैसे कि फ्लोरेंस का विश्वविद्यालय, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। साथ ही ये फ्लोरेंस जो था फ्रांसिस्को पेट्रार्क उसका गृह नगर भी था। तो सबसे ज़्यादा जो मानवतावादी विचारक हुए या ऐसे विचार वाले व्यक्ति हुए वो उसी फ्लोरेंस शहर में हुए थे या इटली के शहरों में ही हुए थे।
By 15th century, Florence became famous as trade and education center. और 15वीं सदी तक फ्लोरेंस व्यापार और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था. A city was known not only for its wealth but also for its citizens. तो कोई भी शहर ना केवल अपने धन या पैसे के लिए जाना जाता है बल्कि अपने लोगों के लिए, प्रसिद्ध लोगों के लिए भी जाना जाता है. एंड फ्लोरेंस हैड बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ दांते अलिगहिरी, ए लेमन. लेमन यानी एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति. तो फ्लोरेंस बहुत ही फेमस हुआ उसके लोगों की वजह से, जैसे कि एक ही बहुत ही साधारण व्यक्ति थे दांते अली गहियरी नाम के, हु रोट रिलीजियस थीम्स, एंड जोटो एन आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स. तो जो दांते अली गहियरी थे वो साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए धार्मिक विषयों पर किताबें लिखी, लेख लिखे और धार्मिक आडंबरों और रूढ़िवाद का उन्होंने विरोध किया. उसी तरह जोटो दूसरे एक चित्रकार कलाकार थे जिन्होंने जीवंत जीते जागते जो जीवंत रूप चित्र होते उनका उन्होंने चित्रण किया था. फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एंड ए सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी. तब से ये जो शहर है इटली का, जो फ्लोरेंस शहर है, तभी से यह सबसे ज़्यादा जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में विकसित हुआ और कलात्मक कृतियों के सृजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया. नेक्स्ट टॉपिक है रिनेसेंस मैन. रिनेसां व्यक्ति मतलब पुनर्जागृत व्यक्ति. द टर्म रिनेसेंस मैन is often used to describe a person with many interests and skills because many of the individuals who became well known at this time were people of many parts. ठीक है. तो ये जो शब्द है पुनर्जागृत व्यक्ति अक्सर उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी रुचियाँ हो, बहुत सारा हुनर हो और बहुत सारा कौशल हो. ठीक है. क्योंकि इसमें इस समय जो भी व्यक्ति महान और प्रसिद्ध हुए उन सभी में एक से ज़्यादा रुचियाँ, एक से ज़्यादा हुनर और एक से ज़्यादा वो कुशलता प्राप्त थे. ठीक है. दे वर स्कॉलर्स, डिप्लोमेट्स, थियोलॉजियन, आर्टिस्ट्स कॉम्बाइंड इन वन. मतलब उस समय जो विद्वान हुए उनमें एक ही व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते थे. वो विद्वान भी होता था, वो कूटनीतिज्ञ भी होता है, वो धर्मशास्त्रज्ञ भी होता है, वो कलाकार भी होता है, वो फिलोसोफर भी होता है. ठीक है. वो पेंटर भी होता है. तो ऐसे एक ही व्यक्ति में बहुत सारे जो गुण हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रिनेसेंस मैन यानी पुनर्जागृत व्यक्ति की संज्ञा दी गई है. नेक्स्ट टॉपिक है द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री. इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण. The humanists thought that an age of darkness existed for centuries after the decline of the Roman Empire. तो मानवतावादी सोचते थे कि जो अंधकार युग है वह रोमन एम्पायर के पतन के बाद सदियों तक रहा था. मतलब रोमन एम्पायर जब पतन हो गया उसके सदियों तक अंधकार युग रहा था. उसके बाद लेटर स्कॉलर्स अज्यूम्ड दैट न्यू एज बिगेन आफ्टर द 14th century. और बाद में विद्वानों ने मान लिया कि जो नए युग की शुरुआत हुई है, आधुनिक युग की शुरुआत हुई है, वह 14वीं सदी के बाद यानी 15वीं सदी से हुई है. द पीरियड ऑफ 1000 years यानी ए मिलीनियम 1000 वर्ष. मिलीनियम यानी 1000 वर्ष. तो 1000 वर्ष की समय अवधि है जो कि आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वाज कंसिडर्ड एज मिडिल एज और मिडिवल पीरियड. तो रोमन एम्पायर के पतन के बाद 1000 साल का जो समय माना जाता है वह मध्य युग के नाम से जाना जाता है या मध्यकाल के नाम से जाना जाता है. अबाउट मिडिल एज दे सेड दैट रिलीजन ऑफ और चर्च कंट्रोल द माइंड्स ऑफ ऑल मैन इन ए वे दैट ऑल द लर्निंग ऑफ द ग्रीक एंड रोमन हैड बीन वॉश्ड आउट. अब मध्य युग के बारे में वो कहते थे कि मध्य युग के जो लोग थे उनके मस्तिष्क पर या उनके विचारों के ऊपर धर्म या फिर चर्च का
नियंत्रण होता था, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से कुछ सोच नहीं पाते थे और उनका सारा ज्ञान इसी तरह से प्राप्त किया हुआ था और एक तरह से उनका द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया वो बेकार है। एंड ऑल दिस वे ऑल द लर्निंग ऑफ द ग्रीक एंड रोमन हैड बीन वॉश्ड आउट, और इस तरह से यूनानियों और रोमवासियों का जो सारा ज्ञान था वो एक तरह से निकल चुका है या पूरा ज्ञान कमज़ोर हो चुका है। द ह्यूमनिस्ट टर्म द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी एज मॉडर्न। ठीक है, तो मानवतावादियों ने 15वीं सदी से अब तक जो समय शुरू होता आ रहा, अब तक समय जो चलता आ रहा है उसको आधुनिक काल की संज्ञा दी है। तो मतलब यूरोप में 15वीं सदी से मॉडर्न एज या आधुनिक युग की शुरुआत हो गई थी, ऐसा मानवतावादियों का मानना है। Modern historians were debating over labeling of an age as dark, which they thought as unfair thing. अब आधुनिक इतिहासकार इस बात पर भी वाद विवाद या उन पर इस बात पर भी सवाल खड़े करते हैं कि किसी भी काल को काल विभाजन के आधार पर अंधकार काल की या अंधकार युक्त काल की संज्ञा देना अनुचित है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी काल के दौरान कुछ भी अच्छी घटनाएं नहीं घटी हो या कुछ भी विकास नहीं हुआ हो। तो हम इस तरह से जो डार्क एज है 5 सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक, तो ये लगभग 500 ईयर्स जो होते हैं इनको डार्क एज नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस समय के दौरान भी कुछ न कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले। तो इतिहासकार इस बात पे डिबेट करके सवाल खड़े करते हैं कि किसी भी समय से किसी भी आधार पर मानवतावादियों द्वारा किसी समय को डार्क एज या अंधकार युग नहीं कहा जा सकता। आगे है पीरियडिसेशन यूज्ड बाय ह्यूमनिस्ट। मानवतावादियों द्वारा समय या कालक्रम की गणना किस तरह से या कालक्रम को विभाजन किस तरह से किया। सबसे पहले 5th to 14th सेंचुरी, मतलब रोमन एम्पायर के बाद 5th से 14th सेंचुरी के बीच मिडिल एज मध्य युग, और मध्य युग के ही जो शुरुआती जो 500 साल थे 5th से 14th ईयर, 5th से 9th सेंचुरी डार्क एज, 5वीं सदी से 9वीं सदी तक अंधकार युग माना जाता है, मतलब रोमन एम्पायर के पतन के तुरंत बाद। फिर 9th to 11th सेंचुरी वो अर्ली मिडिल एज कहलाता है, मतलब आरंभिक मध्य युग, और 11th से 14th सेंचुरी लेट मिडिल एज उत्तरवर्ती मध्य युग। इस तरह से मध्यकाल को भी इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। शुरुआती 500 साल डार्क एज, फिर अगले 9 to 11 अर्ली मिडिल एज एंड 11 से 14 लेट मिडिल एज, और नेक्स्ट है अंत में 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द मॉडर्न एज, और 15वीं सदी से आगे अब तक आधुनिक काल चलता आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट इन साइंस एंड फिलोसॉफी एंड अरब्स कंट्रीब्यूशन। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब वासियों का या अरबियों का योगदान। ठीक है, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास और अरबियों का योगदान। द मॉन्क्स एंड क्लर्जीमैन वर फेमिलियर विद द वर्क्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स फ्रॉम द मिडिल एज, बट दे डिड नॉट लीव देम गेट नॉन टू अदर पीपल। ठीक है, तो यूरोप या फ्रांस के जो भिक्षु और पादरी वर्ग के लोग थे वह ग्रीक यानी यूनानी और रोमन विद्वानों के द्वारा किए गए कार्यों से बहुत अच्छे से परिचित थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं किया। वो चाहते थे कि देश के लोग इन सभी लोग विचारकों की यानी यूनानी और रोमन विद्वानों के किताबों से अनभिज्ञ रहे या उनके विचारों से अनभिज्ञ रहे, वो अंधकार में ही डूबे रहे, ताकि वो अपने धर्म के आधार पर उनको एक तरह से अंधकार में रखे। बाय 14th सेंचुरी many scholars started to read the translation of Greek writers like Plato and Aristotle। तो 14वीं सदी तक आते आते बहुत सारे विद्वानों ने जो यूनानी विद्वान थे प्लेटो और अरिस्तु, उनके किताबों का अपनी भाषा में अनुवाद करके पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब उस ग्रीक भाषा की किताबों का उनकी
इंग्लिश भाषा में या फिर जो भी फ्रेंच लैंग्वेज थी उसमें अनुवाद करके, या इटालियन लैंग्वेज की किताबें जो थी उसमें अनुवाद करके पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। हाँ, अगला है बाय 14th सेंचुरी, ये भी हो गया। दे वर ट्रांसलेटेड एंड प्रिजर्व्ड बाय अरब ट्रांसलेटर। अब इन किताबों को अरब अनुवादकों के द्वारा अनुवाद किया जाता था और उनके द्वारा सुरक्षित रखा गया। Some Europeans read Greek works in Arabic translation and the Greek translated Arabic and Persian scholars work in European language। देखिए, इसमें कुछ यूरोपीय विद्वान ऐसे थे जो कि यूनानी ग्रंथों के जो अरबी अनुवाद थे उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, यूरोपीय लोग होते हुए भी वो यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे, जबकि जो यूनानी विद्वान थे वो अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों का अध्ययन यूरोपीय भाषाओं में कर रहे थे। ठीक है, मतलब यूनानी विद्वान अरबी फारसी के विद्वानों द्वारा लिखी गई किताबों को यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेशन करके उसका अध्ययन कर रहे थे। दीज वर्क्स वर ऑन नेचुरल साइंसेस। ये किताबें थी प्राकृतिक विज्ञान पर, गणित पर, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान पर, मेडिसिन औषधि विज्ञान पर, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पर। द अल्माजेस्ट ऑफ टोलेमी was the work of 140 CE on astronomy in Greek language and was translated into Arabic। उसी तरह टोलेमी ने एक किताब लिखी थी अल्माजेस्ट, जो कि 140 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। यह एक खगोल विज्ञान पर आधारित किताब थी जो कि यूनानी भाषा में लिखी थी, बाद में इसको अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका अध्ययन किया गया। It carried in Arabic alphabet al, which shows connection with Arabs। अब इसमें एक अरबी के उपपद अल का उल्लेख है जो कि अरबों के साथ संबंध को दर्शाता है। इससे ये पता पड़ता है कि अरबियों का संबंध यूनानियों के साथ भी और यूरोपीय लोगों के साथ भी था। इब्न सिना, एन अरब फिजिशियन एंड फिलोसोफर ऑफ बुखारा, एंड अल राजी द ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, वर कंसिडर्ड एज मैन ऑफ नॉलेज इन इटालियन स्टेट्स। इब्न सिना जो कि एक अरबी चिकित्सक और दार्शनिक थे बुखारा के, साथ ही अल राजी जो कि जिन्होंने आयुर्विज्ञान विश्वकोश की रचना की थी उसके रचनाकार माने जाते हैं। यह इटली के शहरों में या इटली के राज्यों में बहुत ही ज्ञानी और विद्वान लोग समझे जाते थे। इन दोनों को इटली के लोग बहुत ही विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति मानते थे, इब्न सिना और अल राजी को। तो इब्न सिना ने तो कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी थी और ये जो अल राजी है इसने मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया या आयुर्विज्ञान विश्वकोश की रचना की है। ओके, नेक्स्ट, द क्रिश्चियन थिंकर्स अडॉप्टेड द मेथड ऑफ अरब फिलोसोफर ऑफ स्पेन इब्न रुश्द, who tried to resolve the tension between philosophical knowledge and religious faith। अब जो क्रिश्चियन थिंकर थे, ईसाई विचारक थे, उन्होंने स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द का ही तरीका अपनाया। स्पेन के अरबी दार्शनिक थे इब्न रुश्द, उसका तरीका अपनाते वो who tried to resolve the tension between the philosophical knowledge and religious faith, जिन्होंने जो दार्शनिक ज्ञान है और धार्मिक विश्वास है उनके बीच का जो टेंशन या तनाव है उसको हल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिस्ट्स एंड रियलिज्म, कलाकार और यथार्थवाद या वास्तविकवाद या सत्यता। ह्यूमनिज्म वाज नॉट ओनली प्रोपेगेटेड थ्रू एजुकेशन बट आल्सो बाय आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बुक्स। मानवतावाद को न केवल शिक्षा के द्वारा बल्कि कला, स्थापत्य और किताबों या ग्रंथों के द्वारा भी प्रसारित किया गया था। द आर्टिस्ट्स वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग द वर्क्स ऑफ द पास्ट। अब जो कलाकार थे वो है
पहले के बने हुए चित्रों से और उसके अध्ययन से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। The material remains, including fragments of art, were found on the ruins of ancient Rome and other deserted cities. तो जो भौतिक अवशेष थे कला के, ठीक है, जिसको भौतिक अवशेष और टुकड़े कला के जो अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, जो कि प्राचीन रोम के खंडरों पर या उजाड़ जो शहर हो चुके हैं, शहर जो उजड़ चुके हैं, उनके अलग अलग जो भवन थे, खंडर थे, उनके अवशेष और टुकड़े इन कलाकारों को मिले और इन्होंने उसका अध्ययन किया और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। इटालियन स्कल्पचर्स वर इन्फ्लुएंस्ड विद परफेक्टली proportioned मेल एंड फीमेल फिगर्स। इटली के जो मूर्तिकार थे वह पूरी तरह से संतुलित पुरुष और महिलाओं की मूर्तियों से प्रभावित थे। मतलब संतुलन था वहाँ पे पुरुषों की मूर्तियों में और महिलाओं की मूर्तियों में। जितनी पुरुषों की मूर्तियाँ थी उतनी ही महिलाओं की भी थी। डोनाटेल्लो इनिशिएटेड द न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टेच्यूज। डोनाटेल्लो ने भी एक नई परंपरा की शुरुआत की सजीव मूर्तियाँ बनाकर। मतलब बिल्कुल लाइफ लाइक, एक ऐसा लगता है कि वो मूर्ति जिंदा है, आदमी है कोई या औरत है, कोई मूर्ति नहीं है। तो इस तरह की सजीव मूर्तियाँ बनाकर उसने नई परंपराओं की शुरुआत की डोनाटेल्लो ने। द आर्टिस्ट्स वर हेल्प्ड बाय द साइंटिस्ट्स बाय मेकिंग एक्यूरेट ह्यूमन फिगर्स। उसी तरह जो कलाकार थे उनकी सहायता वैज्ञानिकों ने भी की, वैज्ञानिकों द्वारा भी इन कलाकारों की सहायता की, ताकि किस प्रकार हुबहू मानव आकृति बनाकर। ठीक है, वैज्ञानिकों की हेल्प से कलाकारों ने या कलाकारों की सहायता वैज्ञानिकों ने की, जिसकी वजह से वो हुबहू मानव आकृति बना पाए। द आर्टिस्ट्स वेंट टू लेबोरेटरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स फॉर स्टडिंग बोन स्ट्रक्चर्स। अब ये जो आर्टिस्ट या कलाकार होते थे, चित्रकार या मूर्ति बनाने वाले, ये आयुर्विज्ञान कॉलेज की प्रयोगशालाओं में जाते थे और वहाँ पर जो नर कंकाल होते थे, बोन स्ट्रक्चर या मनुष्य की जो हड्डी का कंकाल होता है, उसका अध्ययन करने लगे। ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आंद्रियस वेसेलियस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ फर्स्ट dissected the human body, which was the beginning of modern physiology। उसी तरह एक प्रोफेसर थे दवाई के जिनका नाम था आंद्रियस वेसेलियस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में थे वो। उन्होंने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले मानव शरीर की चीर फाड़ करके उसके अंदरूनी पार्ट्स या हिस्सों का अध्ययन किया, जो कि आधुनिक फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। पेंटर्स डिड नॉट गेट एनी ओल्डर वर्क। चित्रकारों के पास कोई प्राचीन कृति नहीं थी। सो दे पेंटेड एज रियलिस्टिकली एंड देयर पिक्चर्स हैड ए 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स ड्यू टू द यूज ऑफ लाइट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर्स। इसीलिए उन्होंने जो भी चित्र बनाए वो यथार्थ या वास्तविक थे और उनके जो भी चित्र थे वो 3 डायमेंशनल या त्रिआयामी प्रभाव के थे और जो कि प्रभाव के बदलते रंग के कारण 3 आयामी प्रभाव प्रदर्शित करते थे। द यूज ऑफ एनाटॉमी, ज्योमेट्री एंड फिजिक्स टुगेदर विद लॉजिक ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल क्रिएटेड ए क्वालिटी कॉल्ड रियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन इटालियन आर्ट विच कंटिन्यूड अप टू 19th सेंचुरी। अब जो शरीर विज्ञान, रेखा गणित, ज्योमेट्री यानी रेखा गणित, भौतिकी, इन सभी का एक साथ यूज किया जाने लगा विथ लॉजिक, तर्क के साथ। व्हाट इज ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है, क्रिएटेड ए क्वालिटी कॉल्ड रियलिज्म, इसने यथार्थवाद की शुरुआत कर दी और ये यथार्थवाद का एक मुख्य गुण बन गया, जो कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही इटालवी कला की शुरुआत मानी जाती है और वो आगे चलकर 19वीं सदी तक भी चलती रहती है। मतलब 19वीं सदी आने पर तक भी ये जो यथार्थवाद की शुरुआत हुई थी इतालवी कला की, इसकी ये है 19वीं सदी तक भी चलती रही। तो बच्चों आप इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी पार्ट्स हम बाकी बच्चों पार्ट नंबर 3 और 4 में कवर करेंगे। धन्यवाद।